साथियों नमस्कार, मैं आशुतोष दुबे। साथियों बात करने आया हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती का जो डीबी का आदेश आया है लखनऊ खंडपीठ का, वो सामान्य वर्ग के लिए बहुत ही कुठाराघात आदेश है। और सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार का क्या कोई अर्थ नहीं होता है कि सरकार ने सिंगल बेंच का जो आदेश आया था, जिसमें इस भर्ती में 2 परीक्षाएं हुई थी। जो नए देखने वाले हैं उनको हम बता दे रहे हैं कि इस भर्ती में 2 परीक्षाएं हुई थी 69,000 शिक्षक भर्ती में। पहली परीक्षा टीटी की, जिसमें 5% का रिलैक्सेशन देकर आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट को माइग्रेट कराया गया एटीआरई के लिए। और उसके बाद में दूसरी परीक्षा हुई एटीआरई, यानी कि ये भर्ती परीक्षा। इसमें भी 5% का रिलैक्सेशन देकर और उनको फाइनल मेरिट के लिए माइग्रेट कराने के लिए छोड़ दिया गया। फिर फाइनल मेरिट जब बनी तो उसमें ज़िले का भी आरक्षण दे दिया गया। और उसके बाद में आपने ऐसे सभी बच्चों को जो बराबर से रिलैक्सेशन का लाभ लेते हुए आए हैं, उनको सीधे सामान्य वर्ग की सीट पर माइग्रेट कर दिया। ये बहुत ही दुख का कारण है, ये बहुत ही दुखद है हम लोगों के लिए कि भाई आप जनरल कैटेगरी को किल कर देने पर तुले हुए हैं। और सरकार तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ में सिर्फ खेल ही कर रही है। आपने डबल बेंच में टीटी के फेवर में एफिडेविट दिया कि टीटी में जिन बच्चों ने रिलैक्सेशन से पास किया है वो बच्चे अपने वर्ग में रखे जाएं। तो जब आपके एफिडेविट की 2 पैसे की वैल्यू नहीं थी तो आप एफिडेविट देकर दिखावा क्यों करने आए थे? आपके एफिडेविट को कहीं एक्सेप्ट तक नहीं किया गया है डीबी के आदेश में, कहीं भी उसका जिक्र तक नहीं किया गया है। तो आपके एफिडेविट की वैल्यू क्या रही? केवल ये सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ में दिखावा था क्या कि हम आपके साथ खड़े हैं? और अगर आपको इतनी ही हमारी फ़िक्र थी तो आपने जब ये लिस्ट बनाई थी शुरुआत में भर्ती में 67,867 की, तो उसमें पहले ही लिस्ट को ऐसा क्यों नहीं बना दिया था कि 97 और 90 के बीच की जो खाई है, यानी कि जो बच्चा टीटी और एटीआरई में रिलैक्सेशन से पास हुआ था उसकी लिस्ट अलग बनाते, उसको उसके कैटेगरी में रखते और फिर ऐसी लिस्ट बनाकर आपको तैयार करनी थी कि जिसने कहीं भी आरक्षण नहीं लिया था उसको जनरल वर्ग में डाला जाता और जिसने आरक्षण का लाभ लिया था उसको उसके सीट पर माइग्रेट किया जाता। अगर ऐसी लिस्ट बन के तैयार होती तो आज हम लोग जॉब के अंदर होते। वैसे तो सवर्णों की बड़ा सरकार कही जाती है कि सवर्णों की सरकार है। हम लोग अगर इस तरीके से लिस्ट बनी होती कि आरक्षण लेने वाला बच्चा अपने वर्ग में जाता और जिसने आरक्षण का लाभ नहीं लिया है वो जनरल में जाता, अगर इस तरीके से लिस्ट बनी होती तो निश्चित रूप से हमारे सवर्ण भाई बहनों का चयन उसमें हुआ होता, कई सवर्ण भाई बहनों का। उसके बाद में जो आरक्षित वर्ग का बच्चा उसको चैलेंज करने जाता, कोर्ट उसको याची लाभ देती या कुछ भी करती, हमें उससे नहीं मतलब था। लेकिन आपने लिस्ट बनाते वक्त ऐसा नहीं किया। आपने सिर्फ दिखावे के लिए टीटी का एफिडेविट डबल बेंच में दिया कि हम आपके साथ हैं और आरक्षित वर्ग में भी अपनी थूथू करवा ली। तो ये सरकार ने हमारे साथ धोखाधड़ी की। दूसरा, ईडब्ल्यूएस जैसे आप उनका रिजर्वेशन देने के लिए तो बड़े आमदा हैं कि हम उनका पूरा रिजर्वेशन देंगे, तो हम कहाँ मना करते हैं। आप उनको पूरा रिजर्वेशन दे दीजिए, आप 100% सीटें दे दीजिए, क्यों हम लोगों को फॉर्म डलवाते हैं। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में आपके ही अधिकारियों के द्वारा माना गया कि राघवेंद्र प्रताप सिंह वाले ऑर्डर में कि भर्ती 2020 से शुरू होगी। जब 16 मई 2020 से आपकी भर्ती शुरू हो रही है और ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट 2 फरवरी 2019 को आ गया, तो आपने उसमें 10% सीटें जो ईडब्ल्यूएस की बनती थीं उसका भी घोटाला कर लिया। 10% में 6900 सीटें बनती हैं। 6900 सीटों पर हमारे कितने सवर्ण भाई बहन लगते, उस पर भी आपका कोई ध्यान नहीं है। तो हमारा सरकार से ये निवेदन है कि जो डबल बेंच में ईडब्ल्यूएस का आदेश चल रहा है या आने वाला है फाइनल डेट में, उसमें हमारे पक्ष में जाकर एफिडेविट लगाए, हमारे पक्ष में जाकर बोले और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 10% का हमारा हक है वो हमको दिलवाए। नहीं दिलवाएगा तो हम लोग तो ले ही लेंगे। और सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी मूर्ख नहीं है, वो आपकी इन सभी चीज़ों को समझ रहा है कि आप किस तरीके से अनारक्षित वाली सीटों पर ऑक्युपाई करा रहे हैं गलत तरीके से। उधर हमारे चयनित भाई बहनों पर भी तलवार अटक गई है आपकी इसी गलती के कारण। आप लोगों से सिंगल बेंच में जज साहब ने कितने बार कहा कि इसका समाधान बैठकर निकाल लिया जाए, लेकिन आपके अधिकारियों के पास तो इस चीज़ का समय ही नहीं है कि हम इसका समाधान बैठ कर निकाल लिया जाए। कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई नेता हम लोगों ने छोड़ा नहीं जहां पर हम लोगों ने इस चीज़ की बात नहीं रखी है। अब एटीआरई
जो परीक्षा है और जो टीटी परीक्षा है, टीटी को आप पात्रता कहते हैं, उसमें लिखा है पात्रता कि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। लेकिन क्या एटीआरई और टीटी दोनों को आप एक जैसा मानते हैं? पहला प्रश्न तो ये है, क्योंकि टीटी में ये लिखा है पात्रता परीक्षा, एटीआरई में नहीं लिखा है पात्रता परीक्षा। और अगर आपने किसी कारणवश किसी भी ऑर्डर में ये मेंशन करवा दिया है कि ये पात्रता परीक्षा है, तो व्यक्ति अपने गुणों से पहचाना जाता है। कोई चीज़ है, कोई परीक्षा है, वो अपने गुणों से पहचानी जाती है, ना कि अपने नाम से। अब उसका नाम है सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा, उसका नाम है सहायक अध्यापक पात्रता परीक्षा, और दोनों के गुणों में अंतर भी है कि टीटी या कोई पात्रता परीक्षा होती है, उसका कोई एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें वैलिडिटी भी लिखी होती है कि भाई 5 साल रहेगा, कि 10 साल रहेगा, कि आजीवन पर्यंत रहेगा। और उसका प्रमाण पत्र लेने के लिए हम लोगों को डाइट पे जाना पड़ता है। लेकिन एटीआरई का प्रमाण पत्र हमें कहाँ बांटा गया? तो वो एलिजिबिलिटी पात्रता परीक्षा कैसे हो गई? वो पात्रता परीक्षा नहीं हो सकती है। उसका 60% भारी भरकम वेटेज जो मेरिट को प्रभावित कर रहा है। गोभी फूल है तो गोभी फूल है तो उसके आगे फूल लगा है, उसका मतलब ये नहीं कि वो फूल है, सब्जी है वो। क्यों? कि उसका गुण सब्जी वाला है। तो एटीआरई को आपने भले ही लिख दिया पात्रता मानदंडों में से एक है, लेकिन क्या हम अगली जो भर्ती आएगी उसमें इस एटीआरई से बैठ पाएंगे? ये पात्रता हमारे पास रहेगी? नहीं, उसके लिए हमें अलग से एटीआरई देनी होगी। इसका मतलब है कि ये एक भर्ती परीक्षा है जो इसी भर्ती के लिए सिर्फ मान्य है। इसका कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं कि ये आजीवन चलेगी। टीटी में वैलिडिटी है, टीटी हो, पेट हो, जेआरएफ हो, कुछ भी हो, जितनी भी पात्रता परीक्षाएं कराई जाती हैं, इनका एक प्रमाण पत्र मिलता है। और ये प्रमाण पत्र की एक समय सीमा होती है कि ये 5 साल रहेगा, 10 साल रहेगा, आजीवन रहेगा, कितने साल वैलिड रहेगा। लेकिन एटीआरई में ऐसा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आप बुरी तरीके से मात खाने के लिए तैयार हो जाइए। और जो आप सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ कर रहे हैं ये वोट बैंक के दबाव में, ये कतई क्षम्य नहीं है। क्योंकि जनरल वर्ग का अभ्यर्थी मूर्ख नहीं है, वो अपने अधिकारों को लेना जानता है, वो लेकर रहेगा। और 69,000 शिक्षक भर्ती में हम लोग EWS भी लेंगे। और उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट की बात रही, सुप्रीम कोर्ट में जाके हम लोग इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे जो DB का आदेश है। और चैलेंज करने के बाद में वहाँ से ये चीज़ का पूरा डिफ़ाइन करा के रहेंगे कि आप अगर रिजर्वेशन का लाभ लेकर आते हैं, आपकी तो नीयत अगर इस तरीके की रहेगी तो आप हो या कोई अन्य सरकार हो भी 3 पात्रता परीक्षाएं और लगा देगी, 5 पात्रता परीक्षाएं कर देगी, वो सब में 5-5% का रिलैक्सेशन दे देगी। तब क्या होगा? और आपके एफिडेविट की वैल्यू नहीं है, ये तो हम लोग यहाँ समझ ही गए हैं। अगर अभी भी आपके अंदर थोड़ी भी शर्म बची है कि UR का अभ्यर्थी कहाँ जाएगा, अंदर जो चयनित हैं वो बाहर होने की कगार पर आ गए हैं, और जो बाहर हैं उनका तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है, चाहे ना कोई मंत्री, ना कोई विधायक, ना कोई नेता। और हमारे यहाँ के जो डिप्टी CM सर हैं वो इतना खुश हो रहे हैं। और जब सिंगल बेंच का आदेश आया था तब क्यों नहीं खुश हो गए थे? क्या हमने उनको वोट नहीं किया है? हमने भी उनको वोट किया है, लेकिन तब उनके कान पे जूं नहीं रेंगा कि उस आदेश को फॉलो कर दिया जाए। और सरकार की भी इसमें मैं कहूँगा बहुत बड़ी कमी है। उन्होंने सिंगल बेंच का आदेश क्यों नहीं फॉलो किया था? जब DB में लड़ाई होती है, आज यहाँ 1.5 साल हो गया DB में लड़ते लड़ते, जिनको ज्वाइनिंग पाना होता वो पा चुके होते अब तक। कुछ भी हो जाए, हमारे पास संख्या कम है, हमारे पास आर्थिक चीज़ें कम हैं, और हम ये अपील करेंगे सामान्य वर्ग के जितने भी नेता हैं, चाहे मंत्री हों, विधायक हों, कुछ भी हो, अगर उनके अंदर ज़रा सी भी शर्म बची है तो अपने वर्ग के बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं। वरना वो दिन दूर नहीं है जब आपके बच्चे भी सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर होंगे, और उस दिन आपकी बात कहने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए अभी वक्त है, आप वहाँ AC में बैठकर आराम मत फरमाइए। हमारा तो कोई आयोग है नहीं, आपने पिछड़ा आयोग बना दिया, आपने SC आयोग बना दिया, सब आयोग बना दिए, सवर्ण का आयोग है नहीं। तो सवर्ण का बच्चा कहाँ जाएगा? आपने बता दिया कि 97 नंबर पर सवर्ण का बच्चा पास होगा, लेकिन जिसका 96 नंबर है सवर्ण का बच्चा, वो तो उस भर्ती में अप्लाई ही नहीं कर पाया। तो गुणांक भले उसका 70 हो, वो बेचारा कैसे लगेगा उस भर्ती में? वो लग ही नहीं सकता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि सरकार को इतना जल्दबाजी में कोई कदम या कोई निर्णय नहीं उठाना चाहिए। उसको ये सोचना चाहिए कि क्या इसमें सभी वर्ग के अभ्यर्थियों का हित हो रहा है। याची लाभ इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण था कि याची लाभ एक ऐसा माध्यम था कि माध्यम हो जाता कोर्ट का
माननीय ओम प्रकाश शुक्ला जी जो जज साहब थे, उन्होंने कितने बार ये बात कही कि ऐसे मुद्दों का समाधान आपसी समझौते से निकलता है, लेकिन वहाँ सब मूक दर्शक बने रहे, कोई कुछ नहीं बोला। राजन राय साहब ने कहा कि आपको एक ट्रेन है, उस ट्रेन में अगर आपको एक डब्बा लगाया जा रहा है तो उसमें सभी वर्ग बैठेंगे। आपने सिर्फ एक 6800 अलग से दे दिया और उस 6800 में आपने बता दिया कि बस इन्हीं बच्चों का होगा, बाकी जनरल बच्चों का नहीं होगा। दूसरा आपको एक चीज़ और बता दूं कि आरक्षित वर्ग के वो अभ्यर्थी जो बहुत खुशी मना रहे हैं कि हमने ATRE जीत लिया, हमने वो जीत लिया, ये जीत लिया, मैं गारंटी लेता हूं कि 6800 जो सीटें निकाली गई थी, अगर किसी तरह से इस भर्ती में चयन होगा तो सिर्फ उतने ही बच्चों का होगा। बाकी बच्चे अपना अपना दुकान धंधा देखना शुरू कर दें, उनका ज़िंदगी में चयन नहीं होगा इस भर्ती में। अगर वो 18,000 का ख्वाब सोचे बैठे हैं तो वो भूल जाएँ, उनको नौकरी नहीं मिलने वाली है। और बता दीजिए तो उसके लिए हम पूरा एक वीडियो बना देंगे, आप उसको देख लीजिएगा कि कैसे नहीं मिलेगी, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। क्योंकि आज ये जो आदेश आया, ये आदेश वही है जो सरकार ने लिस्ट बनाई है, बस इसमें UR की कट ऑफ का चेंजमेंट करना है। बाकी इस आदेश में ऐसा कुछ आया ही नहीं है, सरकार ने अपनी ही जीत करा ली है। बस इसमें यह है कि 6900 सीटें जो हमारी EWS की हैं, उसकी और मोहर अब इसमें लगने वाली है, वो हम लोग लगवा लेंगे। उस पर हमें बहुत फिक्र नहीं है, क्योंकि अब ये आदेश आने के बाद में हम तो 6900 सीटों के पक्के दावेदार हो गए हैं। और अगर उसमें सरकार हमारा खिलाफ जाएगी, हमारे खिलाफ, तो हम उसका भरपूर विरोध करने के लिए हमको आना ही होगा। हम क्या करेंगे, हमारे सामने मजबूरी है और कोई उपाय भी नहीं है। तो सरकार से भी हमारा निवेदन है कि वो इस चीज़ को तो समझें कि आखिर जो उनके वर्ग का वोटर है, जो सदैव से उन्हीं की बात, हम लोगों ने EWS के लिए आज तक कोई आंदोलन किया है? बताइए। सरकार की फजीहत कराने के लिए हम लोग आंदोलन कर सकते थे, लेकिन हम लोग कभी आंदोलन के लिए नहीं आए। हमने सोचा कि सरकार है, सरकार इस बात को समझेगी, कोर्ट इस बात को समझेगा और सरकार हमारे फेवर में एफिडेविट देगी या कुछ भी देगी। आपने TT के पक्ष में वहाँ एफिडेविट दिया जिसका 2 पैसे का वैल्यू नहीं है, और यहाँ 69,000 सीटों पे आपने 10% का हमारा घोटाला कर लिया, उसका कौन भरेगा? तो मुझे उम्मीद है कि सवर्ण के जितने नेता हैं वो इस वीडियो को देखेंगे। और आप इस वीडियो को, वैसे मैं कभी शेयर करने के लिए कहता ही नहीं हूँ, आज ये पहली बार मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को शेयर करिए, उन सभी नेताओं तक पहुँचाइए जिनकी आँखें खुलें, और जो भी सवर्ण के नेता हैं सबसे मिलिए और सबसे अपनी बात कहिए, क्योंकि हमारी संख्या बहुत मुट्ठी भर है और हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे तो हम लोगों का उतना आर्थिक तौर पे कमज़ोर रहेगा, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग उसको करवा कर ही रहेंगे और इस आदेश को हमें पलटवाना है, यही हमारी प्राथमिकता है। धन्यवाद।